तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के इस सत्र के विशिष्ट मेहमानों का हम यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव, आंध्र प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मंच पर पधार गए हैं। हमारे आज की दूसरी विशिष्ट अतिथि पूनम महाजन राव, सांसद भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच मंच पर पधारने की कृपा करें। और लीला पूनावाला जी, चेयरमैन लीला पूनावाला फाउंडेशन, आप सभी से निवेदन मंच पर पधार रहे हैं। मित्रों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारी दोनों विशिष्ट अतिथियों के लिए स्वागत अभिनंदन। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। हम शुरू कर रहे हैं अपना ये आज का सत्र। 33% इज इट अ रियल टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। और जैसा कि हमारी परंपरा है, पहले हम अपने विशिष्ट अतिथियों का यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर आप सब युवा नेताओं के सम्मुख उनका आदर सत्कार अभिनंदन करते हैं। मित्रों, 5 वर्ष की हमारी ये यात्रा एक सफल यात्रा कही जा सकती है, जहाँ हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है जहाँ देश भर से आए युवाओं को, युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को एक सशक्त माध्यम मिला है अपनी बात कहने का, एक माध्यम मिला है उन तमाम महारथियों, दिग्गजों की बातों को सुनने का, और ये संवाद का एक मंच है। मैं आग्रह करूंगी सबसे पहले डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। हम सबसे पहले अभिनंदन करेंगे डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी का, जो कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं। आपकी तालियों के साथ अपने विशिष्ट मेहमान अध्यक्ष विधानसभा के आंध्र प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव। हम अभिनंदन करेंगे हमारे साथ युवा सांसद भारतीय जनता पार्टी, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी पूनम महाजन राव। मैं अनुरोध करूंगी राहुल जी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच पर युवा नेत्री। हम अभिनंदन करेंगे लीला पूनावाला जी, चेयरमैन लीला पूनावाला फाउंडेशन। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी से मैं निवेदन करूंगी कि लीला जी का हम यहाँ अभिनंदन करें। कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारी सामाजिक कार्यकर्ता लीला पूनावाला जी का स्वागत। आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। तो मित्रों, हमारा आज का ये दूसरा सत्र, और उससे पहले एक बात कि तुम्हारी फिक्र की मशाल लेकर चलती हूँ, तुम्हारी फिक्र की मशाल लेकर चलती हूँ, तुम्हारी बात को मैं अपनी ज़बान देती हूँ। बार बार, हर बार यही बात कही जाती है कि आधा आसमान हमारा है, आधा आसमान हम महिलाओं का है। ये बात घर से, आंगन से, चौके से, चूल्हे से, द्वार से, देहरी से, गांव से, पनघट से, सब तरफ आती है। ये ताकत सब तरफ नजर आती है। ये सशक्तिकरण की आंधी है और महिलाओं की ताकत के जश्न को मनाने की एक बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 33% जिसकी हम बात करते हैं, 33% आरक्षण विधानसभाओं में, संसद में महिलाओं के लिए, क्या ये काफ़ी है? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ इतना करना काफ़ी है? यही हमारा आज का सवाल है जिसे हम इस सत्र में उठाएंगे, अपने वक्ताओं को सुनेंगे। आइए
आज के इस सत्र पर पहले हम देख लें ये छोटा सा कर्टन रेजर। भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। पंचायती निकायों का तजुर्बा है कि महिला प्रतिनिधियों के वहां आने से सदियों की बंदिशें टूटी, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और अगर विधायिका में आरक्षण मिलता है तो उससे न सिर्फ महिलाओं की प्रगति का रास्ता खुलेगा, बल्कि भारतीय राजनीति में नई समीकरण, नई क्रांति के दरवाजे खुलेंगे। मुद्दा ये है कि महिला आरक्षण की योजना आखिर कब तक प्रस्तावों के फ्रेम में जकड़ी रहेगी, जबकि जहां भी मौका मिला महिलाओं ने यही दिखाया कि किसी से वो कमजोर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल से लेकर कल्पना चावला ने अपने अपने क्षेत्रों में ये साबित किया कि खुद को साबित करने के लिए महिलाओं को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। तो आज का हमारा ये विषय आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत किया और अब हमारे बीच हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी का सानिध्य हमें मिला है। उनसे निवेदन करेंगे कि हमें संबोधित करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक बार फिर से हम उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव। The dignitaries on the dais, Dr. V.D. Karat, Sri Rahul Karat, Srimati Rahul Karat, Leela Poonamwale, Srimati Poonam Mahajan Rao, Member of Parliament, Srimati Yashomati Thakur, Sri Shafi Parambil, other dignitaries on the dais, distinguished guests, friends from media, thousands of my beloved students, good morning to everybody. My best wishes to all of you from the state of Andhra Pradesh and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu. I am extremely happy and privileged to be here to say a few words about women empowerment in the Bharatiya Chhatra Samsad. At the outset, I appreciate and congratulate Sri Vishwanath Karat ji and Rahul Karat ji for not only establishing a Mayer's Trust, not only for running a successful MIT institutions covering over 50,000, more than 50,000 students, but also providing an opportunity like this on the name of Bharatiya Chhatra Samsad for thousands of people all over the country to come here for this conclave to listen and experience the speeches and speakers on various subjects. They will be going with a sweet memory to plan for their better future, enriching their knowledge. This is how this is the best opportunity forum for the youngsters' future of our country. I am asked to say a few sentences about the women empowerment. I have a great respect for our women. I have a great concern for women. I have a great soft corner for women, also a sympathy for women. Because in our country, 49% of the population
is constituted by our women. And 50% of our brain bank is by our women. 50% of our country energy is by the women. But less contribution to the growth of the nation and prosperity of the country by the women. Since ages, they are ignored and confined to the kitchen and children. Parents are also scared to have female children. That's why they are resorting for female feticides. They feel the growth of the female children, their education, their marriage, and giving dowry for marriage, they feel it's burdensome. That's why they are resorting for female feticides. Dowry harassment and atrocities on women are also worrying factors. That's why women only own 1% of the world's wealth. Women earn only 10% of the world's income, though they are 49% of the total population. It has taken 50 long years to reach double from 4.5 to 9% women representation in parliament. Present 16th Lok Sabha has only 11.2% women parliament members, that is 62 in number. So now is the time to think of the empowerment of women. The empowerment of women means making women economically, socially, politically independent, self-reliant, making them to face any difficult situation. They should participate in developmental and political activities and decisions. Key factors for the success of the empowerment, that is making them political interest. We have to make them to have political knowledge, and we have to encourage them to participate in the politics, and they have to have political trust, and before that we have to change the mindset of the men to encourage and empower the women. Constitution and governments. Constitution of India has provided many articles and also empowered the states to uphold the human rights and to improve the socio-economic status. Government of India enacted 24 legislations to protect women against gender discrimination, violence, and atrocities, and also to prevent child marriage, dowry, and rape, etc. National policy of women is enacted, and also National Women's Commission. They have empowered all the states to have State Women's Commission, but all the things, though they are established, the functioning is not up to the satisfaction. That is a worrying factor. For economic growth, many programs like Rashtriya Mahila Kosh, Mahila Samruddhi Yojana, Bharati Mahila Bank, etc. are created to strengthen their economy. In our state of Andhra Pradesh, before anything has happened, we have, under the chief ministership of the late Dr. N.T. Ramarao Garu, we have enacted empowerment. For empowering the women, we felt that they should be educated and the literacy rate has to be increased. That's why in those days of 1983, we have established a women university, Mahila University. Second is the Dwakra, development of women and children in the rural areas. Though it's a government of India program, it is well taken up in our state of Andhra Pradesh. Then it was around 4 to 5 lakh women were involved in the self-help groups, and for their income generating activities. The government has increased the number of women involved in the self-help groups to 1 crore 20 lakhs. Now they are able to not only save the money, not only borrow money from banks, but also involved in some activities, productive activities, so that they are standing on their legs. Also, to improve the health of the women and quality of life, we have introduced a program called Deepam, the light, issuing
the LPG gas connections free of cost. That was the remarkable program that we had taken up. AP is the first state to provide women equal rights in the parental properties in 1986. In the year 1987, TDP gave total free education up to 12th class for all the women and girls. In 1985, we have given political reservations for women in the local bodies. That's why we have done all our best to empower the women and create some sort of confidence in the women. Like a coin, we have head and tail. We are proud to say that the Indian women, they have done political services starting from Prime Minister to Gram Sarpanch. We have seen our President of India a woman. We have seen a Lok Sabha Speaker. We are seeing a leader of opposition. And important ministers like HRD Minister, Foreign Affairs Minister are women doing their job extremely well. Many leaders, women leaders are running corporate houses, business, industries, everything they are running nowadays. In spite of all these things, we are witnessing even today the domestic violence, dowry deaths, exploitation of women is there. If we take the statistics, sex ratio for every 1,000 males, we have only 940 females. Literacy rate is 82% in males, 65% in males. Infant mortality rate, males are in 46, females are 49. Workforce participation by women is 26.1%, men is 54.7%. Average salary per day is males 249 per day, females are earning 156 rupees per day. If we do all these things, we have to do a lot to the women. How? Kindly adopt the Women's Bill, which is pending in the Parliament for decades together, which has not seen the light. It is moving from pillar to pole. That should be implemented. Implementation of Women Protection Act strictly. Implement the welfare programs effectively. Allocate more funds for HS groups. Education skill upgradation should be taken up. Effective implementation of national and state women's policy. Lastly, I quote two quotations. One by Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister, said, if you educate a man, you are educating an individual. If you educate a woman, you are educating the whole family. Women empowered means Mother India is empowered. Finally, Swami Vivekananda said, there is no chance for the welfare of the humanity unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly with one wing. I tell my experience. I had my first child when I was doing my house agency. My wife delivered in a hospital. We were staying in a rented house. Knowing that I had a first female child, my house owner came and said, I'm sorry, Ra, I pity you for having a female child. Then I said, you don't have to pity. My child, I don't discriminate between a male or female. My child is going to be a treasure for me. Likely, my daughter is now a gynecologist running a pharmaceutical company. So, every parent should think a male, female equally for them. They are the treasure of the country. We should encourage them and empower them for a prosperous India. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया आपके इन सुझावों के लिए, आपके इन वाक्यों के लिए जिन्होंने हमें प्रेरित किया है. बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी. और अब वक्त है एक बार फिर से युवा विधायक पुरस्कार की घोषणा करने का. आप सब जानते हैं कि युवा विधायकों को प्रोत्साहित करना लक्ष्य रहा है, मिशन रहा है भारतीय छात्र संसद के इस मंच का. और आज हम एक ऐसी महिला विधायक को यहाँ युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है. तियोसा अमरावती महाराष्ट्र की एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर.
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ युवा विधायक तियोसा अमरावती महाराष्ट्र की एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अपने जीवन को इस समय इस मिशन के लिए लगा कर रखा है, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में हाशिए पर पड़ी हुई महिलाओं को लाने की एक कोशिश की है। ऐसी एमएलए एडवोकेट यशोमती ठाकुर जहां चाहा वहां रहा और इस बात को साबित करके दिखाया है। यशोमती ठाकुर ने आज हम उन्हें युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी से मैं आग्रह कर रही हूं कि उन्हें सम्मानित करें, पुरस्कृत करें और अब गुजारिश भी करेंगे यशोमती ठाकुर जी से कि हमें संबोधित करें। Respected members of the dais, especially Vishwanath Karaj Sahib and our dear friend Rahul. I wonder how you keep track of everyone. And it is very surprising that you know every single bit of every person. Congratulations. And thank you so much for recognizing my work, and thank you so much for felicitating me. एक छोटी सी कहानी आज अपने यहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहूँगी। कहने के लिए तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है और 33% रिजर्वेशन की बात बड़े पैमाने पे हम लोग हिंदुस्तान में और पूरे जग भर में कर रहे हैं। कहने के लिए महिलाएं सारी ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं, लेकिन मेरे समझ से हर एक महिला ने कभी न कभी हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल उनके पास आता है या ऐसा वो महसूस करती है कि काश मैं महिला ना होती और काश मैं पुरुष होती। ये कितनी भी पावरफुल महिला है, हाउ एवर मच पावरफुल शी इज़, समटाइम्स इन हर लाइफ a time comes when she thinks that she should have been a man. But I'm very thankful for all those parents, all those thinking, all those thoughts who have helped us to overcome all that and have treated us like men. Rahul ji, when I got elected as an MLA, this is my second term and I'm the only one to be elected from Vidarbha, a woman to be elected from Vidarbha. People said कि ह्या गोष्टी महिलांनी केलेल्या शोभत नाही. लाइक आप महिला हो तो आपने इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए. You should not talk like this. You should not behave like this. Just because I'm a woman. I said यहाँ पे मैं महिला और आप पुरुष होने का सवाल कहाँ होता है. आप यहाँ MLA हो और मैं एक MLA हूँ. जो काम आप करोगे वो सारे काम आपसे ज़्यादा खूबियों के साथ मैं कर सकती हूँ. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहीं तो भी बंद होना चाहिए. After 25 years, we all friends from our school we met, and I met a friend of mine who happens to be a PhD holder today. She told me a story which we didn't know when we were in school, and it's a real story. She said, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, होली क्रॉस कॉन्वेंट में मैं पढ़ती थी अमरावती में, और मेरी एक दोस्त थी वो वहीं पे पढ़ती थी, अर्चना करके, मैं उसका सरनेम नहीं कहूँगी. तो वो आई हमारे पास और वो बोले कि मुझे मेरे पापा ने एक अनाथ आश्रम में आकर छोड़ दिया, और अनाथ आश्रम में आकर इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी माँ से कुछ अलग काम करवाना चाहता था और उसकी बेटी को वो नहीं पालना चाहता था क्योंकि वो बेटी थी, उसका बच्चा था लेकिन वो बेटी थी इसलिए वो उसे नहीं पालना चाहता था. वो हमारे साथ पली बड़ी एक इंसान, एक फ्रेंड उसे मिली जो उसके साथ कहती थी कि ठीक है तेरे पेट भरने के लिए मैं तुझे पैसे दूंगी और मैं तुझे पैसे
दूंगी, लेकिन तुझे मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो उसने वो काम करना शुरू कर दिया और उसका पेट भरना शुरू कर दिया। वो लड़की आगे जाकर फेल हो गई 10th में, क्योंकि उसे, हमारी दोस्त है वो, क्योंकि उसे उदर निर्वाह के लिए उसके पास कोई साधन नहीं थे, उसके पास पैसे कमाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए कोई लोग नहीं थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 33% reservation, and you all are facilitating me because I am one of the women MLAs, and maybe I must have done a bit for my people, for my land, or for women's, as you said. वो महिला बोली, वो मेरी दोस्त बोली, मैं फेल हो गई। फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं PhD करूंगी मैथमेटिक्स में। आज उसने मैथमेटिक्स में PhD किया। आज वो एक बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में पढ़ाती है। लेकिन एक बहुत इमोशनल बात जो उसने मेरे साथ शेयर की, कि मैं PhD करने के बाद में मैं जब एक संस्था में गई कि मुझे नौकरी लगाओ, तो फिर से मेरे साथ कुछ अलग अपेक्षाएं लोग रखने लग गए। लेट मी बी ओपन एंड लेट मी टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज आई एम टॉकिंग टू टुमारोज इंडिया। आई एम टॉकिंग टू द यूथ एंड दे शुड नो, इफ a woman has to be gentle, a man also has to learn how to be gentle. So she said, I did not get employment because I did not have money, and that particular person was expecting some other things from me. I said, ठीक है, जो सादी संस्था में मुझे काम मिलेगा, मैं उसी संस्था में काम करूंगी। और आज वो उस संस्था में काम करने के बाद आज उसने इतना ओहदा अपना खुद का निर्माण किया कि जिस संस्था ने उसके साथ पैसे का व्यवहार या दूसरे व्यवहारों की बात की थी, आज उसी संस्था ने उसे काम के लिए बुलाया। I don't think we need reservation. We need respect. We need protection. We need love. We need care. We need equality. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद यशोमती ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो दूसरे शख्स जिन्हें आज आदर्श युवा विधायक पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो आते हैं पलाकाड विधानसभा से, केरला से, श्री शफी पैरम्बिल, जिन्हें मैं सादर आमंत्रित करूंगी आपकी तालियों के बीच आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। श्री शफी पैरम्बिल, जिन्होंने राजनीति को समाज सेवा और सामाजिक उत्थान की दिशा में काम किया और आज हमारे युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। आपकी तालियों के साथ हम इन युवा विधायक को सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। श्री शफी पैरम्बिल। If I can get some young man with heart and energy, I can revolutionize the whole country, was the words of Swami Vivekananda. On the eve of Swamiji's birthday and National Youth Day, I am privileged and it's my honor to be here in front of the political youth leaders of the country, our Mother India. I know it's not a personal recognition for me, but it's an inspiration for you and me to work harder and to make a deeper impact on society. I would like to request, rather I would like to thank and congratulate Bharatiya Chhatra Sansad and School of Government MIT for inspiring youth across from the country to strengthen our democracy. As Amir Khan says in PK, I too believe there is some wrong numbers in politics also. But blaming that, you cannot keep away from politics. I would like to request you to come up to politics. Let us do a democracy, a hope of democracy.
Let us join a politics of hope. We can make it right. Who else other than you will make the system of the country right? You have all the power to do that. So better you come in. You pour in. You come in with fresh energy and you can make the system right. You can transform the system to right. We are not here to create a India for Hindus, not create a India for Muslims, not create a India for Christians, but to create and stay strong for a secular India. That is our fabric that has to be maintained. Why we are not concerned when a senior citizen of this country find it difficult to pay his hospital bills, even if it's not your grandfather and grandmother? Why we don't have a pain when a child in a remote village of this country find it difficult to go to school, if it's not your brother, if it's not your sister? We can do that. We are not for us, we are for all. We have to be stay for all. My dear friends, you can do that. It's your age, it's your power, it's your vision that help us to build a new India that we seek. Don't just blame, don't just sit and blame the system, but come in and make the system right. You have all the right to do that. You have all the power to do that. Believe in yourself. And to my dear sisters, there will be discussions going on for 33%, 50%, 60%, 99%. Don't wait for time and tide. You come up to the system. Have you seen Sonia Chowdhury in front of us few minutes before? Have you know a girl? Have you know a boy who has faced much bigger challenge than her? Have you seen? Do you know a boy who has reached the heights of Malala Yousafzai at her age? Do you know a prime minister as strong as Indira Gandhi was in India? So don't wait for reservations and all. Let that happen. I also wish it happened. But if nobody opens the door when you knock, my request you is to that, just build a door and come in. Don't wait others to open the door. You can build a door and come in. And I'm very much happy to be here, privileged to be here. My wishes to you all. Thank you one and all. Jai Hind. Let us be the change we seek. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शफी पैरम्बिल। ये दरवाजा हमको खुद ही खोलना होगा और उम्मीदों की राजनीति में आप सबका स्वागत है, ऐसा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद शफी पैरम्बिल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर सत्र में हम आपके सवालों को भी सुनना चाहते हैं, हमारे मुख्य वक्ताओं से जो भी सवाल आप करना चाहते हैं आज के विषय पर, आप अपने वो सवाल नोट कर लीजिए, क्योंकि इस सत्र के आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उन सवालों को लेंगे। आप अपने सवाल अपने नियरेस्ट पोडियम तक पहुंचाइए, हम तक पहुंचाइए, आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब बारी है अपने युवा नेताओं को सुनने की, उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ किरण साय को, जो कि MIT SOG के छात्र हैं, तेलंगाना से आते हैं किरण साय। उन्हें सुनते हैं, सादर आमंत्रित। Distinguished guests on the dais, and all the young leaders who are present here. It's a great privilege for me to stand in front of you to talk about something which is really close to our hearts, which is something we need to think about: women's empowerment. 33% reservations in Indian Parliament. If we are a country where we don't hesitate to spend lakhs of rupees on a girl's marriage, but we don't do the same for her education. Still, we have concerns for her safety. For her, whenever she goes out, we always have a concern for her safety. When will she return? For that, we need to take up bold steps. We need to take up initiatives. We need to take up contributions from the youth. This is where the change comes from the youth, and have the trust from the youth. Discrimination, inequality, injustice. This is what is happening to women. Yes, there are women today who are part of in every walk of life, be it arts, science, literature, religion, whatever it is. They are showing the spirit, they are showing the indomitable energy and spirit. But still, we don't see that happening in the parliament.
We don't see that happening because of the vested interests of few other politicians, few male politicians. We can look at the numbers. Out of the 545 members in the parliament, 60 people are women. Only 60? Where are we lacking? What is that we need to do? Women are interested to come into politics, but they have not been given the right conditions, right environment to get into politics. We have an example. We have a demonstration of how 33% reservation can improve. We have seen at the village level, we have seen at the panchayat level where million people, after giving the 33%, have been elected as sarpanch. This has not happened in any other country except in India. We need to feel proud about this fact. Janani janma bhumisya swargadapi gariyasi. My motherland are superior than any heavens across the world. With these few words, I would like to conclude. बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण साही को हम यहाँ सम्मानित करेंगे भारतीय छात्र संसद के मंच से, इस युवा नेता को आपकी तालियों के साथ। और 5वीं भारतीय छात्र संसद के इस मंच से किरण साही के बाद अब मैं आमंत्रित कर रही हूं अमन वालिया हमारे साथ हैं, जो कि पंजाब से आते हैं। अमन वालिया को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी बात कहें। नई नीतियां बनती गई, नए अधिकार मिलते गए। नई नीतियां बनती गई, नए अधिकार मिलते गए। नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगे फूल खिलते गए। उन रंग बिरंगे फूलों में कांटे अभी भी शेष थे। नारी सशक्तिकरण के दावे मात्र कंकाल और अवशेष थे। नारी सशक्तिकरण के दावे मात्र कंकाल और अवशेष थे। दोस्तों, संघर्ष का एक लंबा सफर तय करने के बाद भी दूर है मंजिल नारी की। आज हमारे देश में महिला दिवस मनाए जाते हैं, प्रण किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं महिलाओं के विकास के, महिला आरक्षण के। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मात्र 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण संभव है? जी नहीं, हरगिज नहीं। आज नारी धरती की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है, लेकिन विडंबना देखिए कि धरती की सीमाओं को लांघकर आकाश की बुलंदियों को छू लेने वाली कल्पना चावला के इस देश में आज नारी घर की दहलीज लांघने में भी झिझकती है, डरती है। आज नारी को डर लगता है घात लगाए बैठे रावण और दुशासन से। उसे डर लगता है जुए की बाजी पर उसका सौदा करने वाले धर्मराजों से, और उसे डर लगता है उसकी पवित्रता पर सवाल करने वाले समाज के ठेकेदारों से। आज महिलाओं के खून और आंसुओं से भीगे अखबार के पन्ने चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात मात्र एक ढोंग, एक दिखावा, एक प्रपंच प्रतीत होती है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं उस दिन भारत को सही मायनों में स्वतंत्र मानूंगा जिस दिन इस देश की नारी आधी रात को भी सुरक्षित बाहर निकल सकेगी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज तो नारी दिन के उजाले में भी सुरक्षित नहीं है, और दिन के उजाले को तो छोड़िए, आज तो नारी मां के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। और हम दावा करते हैं कि हम 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण करेंगे। ना शिक्षा, ना नौकरी और ना राजनीति के संदर्भ में नारी को यदि आरक्षण दो तो 2 माह के गर्भ में। जो लोग 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण का सपना देखते हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण से पहले इस देश की नारी मां के गर्भ से जन्म लेने का अधिकार मांगती है, इज्जत और सम्मान से जीने का हक मांगती है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक मौका मांगती है।
और यदि ऐसा हो गया तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस देश की महिलाओं में इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता और इतनी योग्यता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी आरक्षण रूपी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। जिस दिन इस देश की नारी अपनी शक्ति को पहचान कर एकजुट होकर चल पड़ेंगी, उस दिन उनकी शक्ति को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब इस देश की नारी को द्रौपदी बनकर किसी कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारना, बल्कि दुर्गा का रूप धारण कर स्वयं अपने शत्रुओं का संहार करना होगा। तो इसलिए यदि महिला सशक्तिकरण होगा तो वो 33% आरक्षण द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं इस देश की महिलाओं के द्वारा। आज इस देश की नारी आरक्षण देने वालों से बस इतना ही कह रही है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। और अमन वालिया को यहाँ हम स्वागत अभिनंदन करेंगे उसका इस मंच पर। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि महिलाओं को पहला आरक्षण तो पेट में जन्म लेने का मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी। और अब अगले वक्ता के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, सुरभि गोडबोले हमारे साथ। आइए उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो आईं और अपनी बात कहें। A very good morning to everybody present here. To awaken the people, it is vital that the women must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, and eventually the entire nation moves. What exactly is women empowerment? To empower a woman, it is vital that it is necessary to create an environment where she can take independent decisions on her personal development. It is to create an environment where she can embrace her powers in every field that she chooses to work, whether it is political, social, economical, or cultural. India as a nation is revered in its feminine form, the Bharat Mata. पर दुख की बात तो ये है दोस्तों कि जिस देश को माँ इस शब्द से संबोधित किया जाता है, उसी देश में हर दिन महिला का असम्मान होता है। हर दिन एक महिला को संघर्ष करना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं 33% आरक्षण की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस देश की महिलाएं इतनी कमजोर है कि उनको 33% का आरक्षण मिलना चाहिए? Why cannot we deliver them equal rights in the parliament? A woman is a full of circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. And I repeat, nobody can make her feel inferior without her consent. I would like to conclude by saying that today, standing on this platform of 5th BCS, I would really like to request Shri Rahul Karat sir that why cannot we start with a Nari Shakti Abhiyan where we take a special initiative and help all the girls who are fighting for all their rights. I really take this pleasure over here that we all youths come together and take this special initiative and give each lady her right that she deserves. And today we pray, we pledge that every girl who has the potential to stand out and stand here and deliver what she seeks, I believe that we should convey this message. I would like to conclude that हमें शिव की दिव्य शक्तियाँ या लक्ष्मी की तलवारें कहो, हमें शिव की दिव्य शक्तियाँ या लक्ष्मी की तलवारें कहो, दशाप्राणी दुर्गा है हम, अत्याचारी दूर रहो। कल तक हमने खूब सहा,
आज तुम्हारी बारी है। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि गोडबोले, नागपुर से आती हैं सुरभि गोडबोले और उनका यहाँ पर हम अभिनंदन करेंगे। सुरभि गोडबोले। नारी शक्ति की एक बानगी भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर हमने अभी सुनी और अब अगली वक्ता के रूप में मेघा रामगुंडे को बुला रही हूँ। पुणे से आते हैं मेघा रामगुंडे, अपनी बात कहेंगी आज के विषय पर। सिंहासन खेल उठे, राजवंशों ने भ्रुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंग करने की सब में हिम्मत ठानी थी, सबने हिम्मत ठानी थी। 19 साल की उम्र में झांसी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी अंग्रेजी को कहकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण के त्याग किया। क्या उन्होंने 33% की मांग की थी? हाड़ी की रानी ने अपना शीश काट के थाल पे रख दिया था ताकि उनके पति जंग जीत सके। क्या उन्होंने जंग के सामने 33% की मांग की थी? जी नहीं। फिर भारत की महिलाएं से क्यों परेशानी करते हैं और उन्हें क्यों 33% बैसाखी देने की मांग करते हैं? मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर तथा मित्रगणों को मेरा नमस्ते। जी हाँ, मैं मेघा रामगुंडे आप सभी के सामने 33% क्या ये सही साधन है महिलाओं को संबलीकरण बनाने के लिए, इस विषय पर अपने कुछ विचार उपस्थित करना चाहती हूँ। विद्या की देवता माँ सरस्वती और क्रांति की ज्योत माननीय सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। स्त्री एक आदि शक्ति है। पहले स्त्री घर संसार तथा बच्चे संभालने तक ही मर्यादित थी, और पहले स्त्री एक बीवी, पत्नी, माँ, बहू इस नाम से जानी जाती थी। लेकिन आज स्त्री विभिन्न पदों पे पहुंची है, आज विभिन्न क्षेत्रों पे अपना नाम कमा रही है और पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे चल रही है। इसलिए कहते हैं जैसे तिल में तेल है और चकमक में आग, तेरा सही तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। 1847 में सावित्रीबाई फुले ने 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसी से ये एक नई क्रांति शुरू हुई थी। और आज महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की वजह से आज हर एक महिला उच्च शिक्षण प्राप्त कर रही है और इसी की वजह से आज हम सब इस भारतीय छात्र संसद में दिखाई आ रहे हैं। दोस्तों, आज इसी के वजह से हम आज भारतीय छात्र संसद में दिखाई आ रहे हैं। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र को माना जाता है। लोकतंत्र जो लोगों के लिए बना है, लोगों का है और लोगों से ही बना है। पार्लियामेंट इज अ प्लेस टू डिलिबरेट, discuss and lead the nation and find the solution for a future generation. सांसद और विधायक में जब महिलाओं को टिकट मिली जाती है तब महिलाएं टिकट ले लेती है, परंतु उनके पीछे उनके पति और उनके भाई आगे नहीं जाने देते, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल होने नहीं देते हैं। मेरी उन पुरुषों से नम्र विनती है, अगर आपको अपनी पत्नी, बहन या अपनी बेटी को सक्षम बनाना है, इस देश के काबिल बनाना है, तो उनका आगे जाने देनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग में जाने देने की परमिशन देने चाहिए। पहले माँ जिजाऊ, इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पहले उन्होंने इतिहास रचाया था, वे आसमान तक पहुंची थी, तभी कोई आरक्षण नहीं था, तभी कोई ये कुछ नहीं था। और आज हमारी भारत देश की महिलाएं भी, हम में ताकत है, हमें वो करने की क्षमता है, हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। हम भारत का इतिहास रच भी सकते हैं, हम भारत के इतिहास को बदल भी सकते हैं। भारत की महिलाएं नहीं सिर्फ मेहंदी से हाथ रचना नहीं जानती, बल्कि अपने सुनहरे अक्षरों से भारत का इतिहास रचना भी जानती है। दोस्तों, सुनहरे अक्षरों से भारत का इतिहास रचना भी जानती है। माननीय इंदिरा गांधी जब अपने देश की पहली पंत प्रधान बनी थी, उन्होंने गरीबी हटाओ ये आंदोलन लाया था, उन्होंने अनेक परिवर्तन अपने देश में किए थे। जब एक महिला लोकतंत्र में इतना बदल कर सकती है दोस्तों, तो आप भी सोचिए पूरे भारत की, पूरे विश्व की महिला कितना बदल कर सकती है लोकतंत्र में। और हम महिला को आगे जाना चाहिए, लड़कर जुटना चाहिए और सब काम करना चाहिए। एक मराठी में जाते जाते मराठी में मान देती हुए बोलती हूँ, एक स्त्री शिकली तर अख्खं घर शिकतो आणि एक स्त्री अख्खं जग चालवू शकते, अख्खं जग चालवू शकते। जाते जाते 2 पंक्तियों में अपने भाषण की समाप्ति करती हूँ। हमारे भारत में चाहे जमाने भर के गम लिख दे, सुखों को छीन ले, संसार का हर एक सितम लिख दे,
दे दे हमें अवसर वतन पर जान देने का, दे दे हमें अवसर वतन पर जान देने का। लहू के कतरे कतरे पे तू वंदे मातरम लिख दे, लहू के कतरे कतरे पे तू वंदे मातरम लिख दे। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मेघा का उत्साह, उनका जोश और महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी जो आवाज है उसे हमने सुना, आप सबने सुना। उनका अभिनंदन करते हैं हम भारतीय छात्र संसद के मंच पर। तालियों के साथ हौसला बढ़ाएंगे हम मेघा का। तन मन धन से भी है प्यारा, शुक्रिया। लोकतंत्र है मित्रों, हमारे बीच हमारी मुख्य वक्ता पद्मश्री लीला पूनावाला जी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं के कल्याण और उत्थान में जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है। तो आइए हम स्वागत करें पद्मश्री लीला पूनावाला जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करने के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं 5वीं भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर। लीला पूनावाला जी। Good afternoon, everybody. Namaste. Today, after listening to these young people, I don't think I really need to say anything more than it's already said. Two young ladies, two young men, if what they have said is implemented by you young people, the next generation, I don't think we need to say anything more or get worried about anything. And I'm sure with the fiery speeches that you two young ladies have made, including the two young gentlemen, everything is going to be in order. I think the future is bright for all young ladies, and rightfully so. We really don't need any reservation. I thank Rahul Karad for persuading me to come to this Munch, because I thought I am not the right person to be here, because he said that the young people who are coming here are the future parliamentarians. And I really do not deal anything with politics. Although it's referred in the program that I'm a social activist, I'm not a social activist either. I just do what I think is best for humanity, for those who believe they want to make a change in their life. Talking about 33% reservation, the young people have already made it quite clear that we don't need any 33% reservation. Is that what is needed? I don't think so. I don't think for empowering women we need reservation. How would I have empowered myself without reservation? I'm talking about now 50 years ago, when I became the first mechanical engineer. I became on my own. Nobody empowered me, nobody made any reservation for me. I did it because I wanted to do it. I did it because I thought that's the best thing for me to do it. I did it because my mother, I didn't have a father, so there was no question of any man giving me reservation. It's my mother who thought that it's good for me to get educated. Because without education, you really cannot make any progress. You may have reservation of 33%. We have many sarpanches who have 33% reservation. Because of that, they've become sarpanch. But believe me or not, without education, it's of no use. They don't really take any decision. They don't really run anything. It's the men behind them who are running it. I know of a sarpanch who came to one of our function, and she was reading something and she was holding it the other way around. And she said, oh yes, everything is okay. I'm satisfied. I mean, this shows that there was no way that she was taking any decisions in the matter of her village where she was nominated as a sarpanch. It was reservation, but reservation for the man behind her rather than the woman. So we do not want that. We want women to stand on their own feet. And I think this is possible only if a woman is educated. Knowing this and believing in this, I started the foundation way back when I was at the peak of my career. Normally people say you should start social work when you are retiring,
when you retire, and you should then have time enough to do social work. I don't believe that. You should start social work when you have the capacity to do it, when you have the confidence to do it, when you're not worried about your old age, who's going to look after me. I started this when I was at the peak of my career. I wanted to support the education of brilliant children, brilliant girls who had the capacity to study, capacity to grow, capacity to become independent, but did not have the means. And today, this is the 20th year. I started this foundation 20 years ago, yeah, with only 24 girls which I supported. And I'm very happy to tell you that in 2014, we supported 1,000 girls. And this is possible. You remember, in these 18 years, 19 years, I've supported about 3,000 girls. And just imagine, just these 3,000 girls, if 3,000 girls work professionally, even for 20 years of their life, and assume that they get in a year at the average salaries, earning capacity of 10 lakhs in a year. You know how much economy they are adding to the country? 60,000 crores they would add to the economy of the country. And if every year I can add on another 1,000 girls, every year we can add 20,000 crores to the economy of our country. And what a difference it will make. What a difference will make. No reservation will make this difference. You can give whatever reservation you want. It will not make that difference. And therefore, I come back again to say education of the girl child is the most important thing. While we do concentrate on educating girls, we also must not forget that we need to educate the boys too. Because we don't want unbalanced society. We want a balanced society. What happens? Why do these newspaper you read a lot of atrocities against women happen? This happens because boys are not educated. Academic education is not education. Value education is what education is all about. I think this was the first time that our Prime Minister, Narendra Modi, made a statement that why do we only ask the girl when she goes out, where you're going, when you will come back, what are you going to do? Why can't we ask our boys where the hell you're going and what are you doing out there? Why don't we educate the boys right at home? That respect women, respect your sister. We start from there. Yeah, you can do what you like. The sister has to stay at home. She has to sweep, she has to mop, she has to clean the table, she has to cook. You can go out and play. She cannot go out and play. Why? Why do we do this? Why can't we tell the boy also that you also have to participate in working at home and playing outside? Both have to play, both have to work, both have to build their life together. And boys need to be told what is right, what is wrong, right at home. Why these wrong things happen? Because we don't educate our boys. And there's no effort made either by the academics. I'm sorry to say this, Rahul, but nothing is done about educating boys how to treat women, how to treat girls, what is it? Even girls and boys, when they're studying together, they need to be taught how to respect each other, what is the value each one adds to the other's life. And this is missing in our education system. Therefore, shift in the attitude of people is the most important thing that we need to do. Reservation will make them less likely to be independent psychologically. We need to empower all our women psychologically. We can empower them technically, but until and unless we empower them psychologically to know, to believe in themselves, we will not succeed. So our effort should be to psychologically empower the women, change the mindsets of the society. Today, yes, in today's paper morning I was reading, in Pune, from Swargate to Pulgate, the bus was going, and there were 3 girls in the bus. 2 boys got into the bus, and they started to fool around with the girl. The girl did not like it, she slapped him. This guy takes out a blade from his pocket, and he slashes her arms and her neck and her back. And imagine all the bus people, how many men and boys were there? Nobody dared to get up
to support her. Those two boys stopped the bus and got out, but nobody protested. Is this the right thing? Would reservation help anything in this? This is today's paper I'm reading. And I think this is happening everywhere, every day. We need to get society to participate in the security and the safety of women. Remember this, today it's happened to another girl. Tomorrow it could happen to your sister, your daughter, your wife, your mother. Don't forget, this can happen to anybody. And until unless each one of us steps up, we will not be able to move ahead successfully in life in giving women the right position in the society. There are many successful women. I won't say there are not successful. I'm a successful woman. I became MD 40 years ago. So that's not the issue. Exceptional cases are always there who are determined and they move ahead in life. We need to make this as a mass movement. We need to have many more politicians, women politicians. We need to have many more corporate world. Corporate world has started to take action on gender diversity. We have a lot of women now working in the corporate. In politics, women are still missing. And that's probably because of our male politicians. They don't want to have women politicians around. They are afraid. I think they are afraid. Do you agree? Yes, I think all women should shout. They all are afraid of us. And we need to change this. We need to change this, and we need to change this on our own merit and not on reservation. I don't believe in reservation. Reservation makes us feel weak and makes us feel inferior. Those who ask for reservation are inferior people. We should not ask for reservation at all. Women should want to be successful. They should be wanting to be winners, and she should focus on being a successful professional rather than a man or a woman. I am a woman, so I should be successful. No, I am successful because I am I, and I want to be successful. That should be her theme. Have no self-pity. Women should not feel sorry for themselves. Why should we feel sorry? God has given us everything. In addition to all the men have, we also have beauty. That's an added advantage. Believe me. Believe me, it's an added advantage to be a woman. I'll give you an example of when I was just about starting my career as an export manager. I went to Sri Lanka. Previous to me, the export manager was not very successful in exporting products. I was given that job. And everybody told me, now your turn to go out, because that job was a very difficult job. I said, we'll see. I went to Sri Lanka, and I was trying to make an attempt to sell our products. In Alfa Laval, we made dairy equipment, right? I went to sell dairy equipment there. I asked her, I had to go to see the minister of agriculture. I had no appointment. I went there, and I told that secretary, I want to meet him. He says, sorry, you don't have appointment, you cannot meet him. I said, please, you just take my card and show it to him. I've come all the way from India. He took my card, read there, Mrs. Leela Poonawalla, BE, I purposely used to write there because BE Mechanical was very rare that time. So BE Mechanical from India. So he said, okay, maybe minister might like to see you. He sent the card in. Of course, minister was interested to see who's the girl. Girl come from India, a mechanical engineer trying to sell something. Let me have a look at her. Advantage one. Yes, because I got a door opener. My previous export manager never got a chance to meet him. I got a chance to meet him, and then of course it was my capacity, my capability of convincing what I could do and what my company could do. And I was, believe me or not, the most successful export manager of Alfa Laval. During my time, I brought $16 million export order, which was 3 years order for the company from Soviet Union, only because I believe I was a woman export manager. When I went to Russia to do the selling, there again I went to meet the Minister of Agriculture, because Agriculture Minister used to buy products. I went there to sell, and I went in mid of December, cold, ice cold. And when I went there, obviously in India we don't have warm coats, fur coats. So I went there with a little bit of sweater around me. He was amazed that I could come there in this cold without a proper warm coat. So he asked me, aren't you feeling cold? What should I tell him?
I told him, no, in India we have warm hearts, so we always warm. Believe me or not, that one statement made me succeed in USSR. After that, every time I went, I brought an order home. In fact, my company got tired of me and they told me, now you stop selling, you come and produce. Yeah, because you know, they liked the way I dealt with them. They liked the way I approached the problems. That's one thing about my professional life. But coming back to the education of women, which I started, as I said, 20 years ago, we have our Amravati MLA, right? This year, we have gone to give scholarships and support women in Amravati and Wardha. So far, we were supporting only in Pune district. Yeah, but you will be surprised. I was amazed at what is happening in Amravati and Wardha. In Amravati, 40% of the girls I gave scholarship to are single parent because their fathers have committed suicide. In Wardha, 30 to 35% are children, girls, without parents. You know why? Because their parents have died of AIDS. I was shocked. I don't know how many of you know how much Wardha is going through this type of problems. All Vidarbha has got a lot of issues, a lot of problems, and I think if you all are going to be future parliamentarians, you jolly well look into these issues, that it's not about reservation for women. It's about making them become economically independent, become confident, and go ahead in life. We are also working in village schools, and the village schools, the tribal schools, the children there are so good. Actually speaking, the children in the village schools are far more intelligent than our children in the city schools. It's my own personal experience. I'm telling you, they are much more motivated. They only do not have the right resources to go ahead in life. If we can provide those resources to them, we can make a big difference in India, because that's where the real India is. My friends, let's tackle these problems where real India belongs, not in cities where we are living. Thank you very much, and I wish you all a good luck. We are starting a new year. Wish you all a very happy new year and good luck to you. बहुत बहुत धन्यवाद। लीला पूनावाला जी को हमने सुना, जिनका ये मानना है कि 33% आरक्षण बेकार है। महिलाओं को आज़ादी दो काम करने के लिए, उनको माहौल दो, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाओ, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लीला जी। और अब महिला सशक्तिकरण की बात को और उनके संघर्ष की बात को और आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे बीच एक बहुत ही सशक्त वक्ता, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा लेकिन अपनी मर्जी से रखा, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद पूनम महाजन राव हमारे साथ हैं। आपकी तालियों के बीच पूनम महाजन राव जी हमें संबोधित करेंगी आज के विषय पर। पूनम महाजन राव। पुण्यात आलं की कसं बरं वाटतं। जरी मी मुंबईत शिकले वाढले, तरी पुण्याची एक मजाच वेगळी। पुणेकर असणे फार मोठी गोष्ट असते या देशात, आणि तो सन्मान भरपूर लोकांना मिळतो। आणि त्या पुणेकरांना माझा साष्टांग नमस्कार। ज्या सावित्रीबाई फुले आणि लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यात आले की नेहमीच कुठे ना कुठे एक एनर्जी असते, जी ताकद असते, ती मलाही मिळते आणि आपल्या सगळ्यांना मिळते। आणि याच सांस्कृतिक धर्तीवर मला परत बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद पुणेकरांचं। अभी मैं अपने बालमोहन विद्या मंदिर की मेरी मराठी भाषा में जिस रूप से मैंने अपनी तालीम हासिल की, अभी अपनी राष्ट्रभाषा पे आती हूँ। मातृभाषा से लेके राष्ट्रभाषा। मैंने पहले सारा पढ़ा था अंग्रेज़ी में, मैंने सोचा अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा, वो तो मेरी तीसरी भाषा है। थैंकफुली वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज दैट्स आवर यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो सोचा थोड़ा इंग्लिश में बोल दूँ। तो सारे स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग जगहों से आए हैं, जो मेरी तरह ही होंगे कि थोड़ी अंग्रेज़ी समझते, ज़्यादा हिंदी समझते हैं, तो उनसे जुड़ सकूं। सबसे पहले मैं पहले धन्यवाद मंच से आपका देना चाहती हूँ। आप सुबह 9 बजे से बैठे और कल से बैठे हैं। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, और राजनीति में अच्छे स्टूडेंट आप जैसे आएंगे तो मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरी, कि मुझे भी पार्लियामेंट में शाम को 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। जिस रूप से आपने आपके पेशेंस को दिखाया है
क्योंकि युवाओं की चेतना होती है, युवा इम्पेशेंट होता है, लेकिन हर बात पे आप अंत तक हर कोई बैठा हुआ है वहाँ पे। राहुल जी वही कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चे 3 दिन पूरे समय पे हर एक विषय पे अपने रूप से जुड़े रहते हैं और आप तस से मस नहीं हो रहे अपने सीट से। बहुत सारे विषय यहाँ पे वही रिपीट होने वाले हैं, मैं भी वही बोलने वाली हूँ, लेकिन तो भी हर चीज में रुचि लेना और अपनी पेशेंस दिखाना, वाह, मैं आप सबको नमन करना चाहती हूँ कि आपने इस रूप से अपनी ताकत दिखाई। ये पांचवा साल है इस भारतीय छात्र संसद का। मैं सबसे पहले डॉक्टर वी डी कराड जी को, जो फाउंडर हैं इस MIT ग्रुप के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे पिताजी, उनकी बहुत पुरानी घनिष्ठ दोस्ती थी। मेरे भाई राहुल कराड जी, 2006 में मेरे पिताजी के बाद मैंने राजनीति में कदम लिया और अपने रूप से काम करती रही। मुझे भी 8 साल लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। कोई बहुत सुहाना सफ़र नहीं था वो कहानी कभी मैं किताबों के लिए लिखूंगी। लेकिन उस समय पे जब मुझे, कहते हैं ना, ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत पड़ती है और कोई आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन जब आदमी चला जाता है तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा रहता, सिर्फ नाम रहता है, उससे कोई दिक्कत ज़्यादा आनी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन वो कहानी होती नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और बातें होती हैं। लेकिन जब मैं खुद आई नहीं थी तो मुझे सबसे ज़्यादा समर्थन मेरे भाई राहुल कराड जी ने दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। Parsis have that. I'm sorry, ma'am, but I can say that Parsis have that charisma in them, that they just say it what they feel like saying it. And I'm really proud. I'm really proud that you could. I was just telling मैम पूनावाला that आप तो इन युवाओं से भी बहुत जोरदार बोलती हैं, उनको भी आप शर्मा देंगी। मैं ही टेंशन में आ गई कि मैं क्या बोल जाऊं, लेकिन मैम, योर वर्क, योर डेडिकेशन इज ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। बहुत बहुत धन्यवाद लीला पूनावाला जी। एक उत्तम वक्ता होना बहुत ठीक है, लेकिन उत्तम नेता भी हो सकता है आदमी, लेकिन अपना, आप भाषणों से चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव एक बार जीत सकते हैं, नामों से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए मेहनत की, और यशोमती ठाकुर जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनका सम्मान हुआ, शफी जी का सम्मान हुआ, जिन्होंने मैं अपने रूप से कहती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास के रूप से आगे बढ़ के आगे जाने के लिए हमें एक सीख दी। स्टूडेंट स्पीकर्स, बाप रे बाप, जबरदस्त। किरण साई जी, आपने बहुत मुद्दे के रूप से बहुत अच्छा कहा, बोला। अमन वालिया ने तो मेरे अंदर का शायर जगा दिया, और मैंने उनको ऑफर भी दे दी, भारतीय जनता पार्टी में आने तो आप आ जाओ, आपको अभी हम कार्यक्रमों में लेके जाएंगे। बिहार के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, आप ज़रूर आइए। अभी मैं जानती नहीं उन्होंने हाँ कहा है कि नहीं कहा है, या कुछ और उनकी अपेक्षाएं कोई और पार्टी से है, लेकिन मैं तो कहूँगी आपको हम निमंत्रण देते हैं। सुरभि गोलबोले जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेघा जी ने तो एकदम जोरदार, वो तो खुद ही सावित्रीबाई फुले कॉलेज से मुझे लगता है उधर से, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात से अपनी बातें रखी। मैंने नाम सिर्फ नहीं ले कि मंच पे उपस्थित ये मैंने हर किसी के बारे में इसलिए कहा क्योंकि हर किसी ने अपने रूप से इस महायज्ञ में अपना कहीं ना कहीं आहुति दी है अपनी बातों से, वो 1 मिनट की हो या 20 मिनट की। आज मैं सच कहूँ तो 20 मिनट बोलने वाली थी, 5 मिनट मेरे कट गए, किसी और ने बोला। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ चेयरमैन इस कार्यक्रम के, सेवा कोंडाराव जी, क्योंकि मेरे गांव से, मेरा ससुराल वहाँ का है, और उन्होंने इन सबका बहुत बहुत बड़ा स्वागत किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे विषय तो बहुत साझा विषय भी है और बहुत कठिन भी है। एक महिला खड़ी है 33% आरक्षण के लिए, 33% रिजर्वेशन, उस रूप से क्या कहे और क्या नहीं कहे, बहुत कुछ कह दिया लोगों ने। और मुझे डर इस बात का है कि हर कोई कह रहा है हमें ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की, अरे ले लो, ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की तो मैं भी जानती हूँ, मेरे में भी एक फेमिनिस्ट स्ट्रीक है कि मैं भी जानती हूँ मैं अकेली हूँ, मैं महिला हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ, मेरी बेटी पेट पे बांध के, मुझे एक 10 साल का बेटा, मैं सबसे युवा हूँ भारतीय सांसद में, मेरी बहुत जल्दी शादी हुई, लेकिन एक मेरा बेटा है बहुत बड़ा, मेरी बेटी है, लेकिन मैं भी उस रूप से युवाओं से जुड़ती हूँ, उनके विचारों से जुड़ती हूँ, क्योंकि हर वक्त उन चीज़ों से जुड़ती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं झांसी की रानी बनूँ, मैं सावित्रीबाई फूले जैसे अपने बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दी, क्योंकि वो अपने देश का भवितव्य है। लेकिन वो फेमिनिस्ट स्ट्रीक को मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उदाहरण जेंडर इक्वालिटी पे देना चाहती हूँ, ज़्यादा हमारा ध्यान ये समीक्षा पे जाना चाहिए कि हम उसको बैलेंस कैसे कर पाएँ। हर भाषणों में, राजनीतिक में हर वक्त कहती हूँ कि हम 50% के भागीदारी है,
39 है, 48 है, उसे कोई मतलब नहीं होता। मैं ये भी कहती हूँ, जैसे लीना पूनावाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा जेंडर इक्वालिटी हो, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अभी आपके MIT के बच्चों ने मेरी इंटरव्यू ली और मुझे कहा कि आपके यहाँ तो आपके पिताजी ने कैसी शिक्षा दी, आप तो महिलाएं घर की, आप लड़ी, पिताजी की केस लड़ी, आप थी साथ में, आप आगे बढ़ी, पहुंची। मैंने कहा मेरे घर में ऐसे सिखाया नहीं था कि नहीं पूनम तुम एक गिलास पानी ले जाओ। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी का तो उसमें कोई वो नहीं था। न मेरे भाई को कहा नहीं तुम उधर बैठो ये करो। हर चीज़ में इक्वालिटी थी। मुझे वो उदाहरण याद है कि जब मेरे भाई पायलट बन के आ गए और हम घर में गप लड़ा रहे थे और मैं पिताजी को मैं क्या करूं, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, लेकिन मैं शार्प थी। मे बी विटीनेस इज ऑल्सो मे बी इन द फैमिली। जब हम बैठ के चर्चा कर रहे थे तो मुझे ये मैं उदाहरण हर जगह देती, तो मेरे भाई बैठे थे, मेरे पिताजी कह रहे थे अरे राहुल पायलट झाला, आप क्यों नहीं सोचती बेटा, आप भी फ्लाई कर सकती हो, और अ गुड ड्राइवर, क्योंकि महिलाओं ने अच्छा ड्राइवर होना बहुत बड़ी बात होती है, आप सब जानती हैं। और मैंने 5वीं 6वीं कक्षा से थोड़ी टॉमबॉयश बोला तो फिर से वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन मैं बड़ी मस्ती करती थी, हर वक्त आगे लीडरशिप क्वालिटी के रूप से जाती थी। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा आप क्यों नहीं सोचते हो, तो मैंने सोचा हाँ, तो मेरे भाई ने कहा, उसकी गलती नहीं थी, उसने कहा तू पायलट है, उसका बेचारे का पैशन था, बचपन से वो चाहता था कि वो पायलट बने। मुझे अभी उसने कह दिया अभी तो मैं पायलट ही बनूंगी, आप सोच लो, आप छोड़ ही दो, मैं कुछ और करूंगी नहीं। और मैंने 3 साल के अंदर CPL लाइसेंस उम्र के 19वें साल में लेके आके दिखा दिया। ये एक समीक्षा मैं करती हूँ अपनी, महिला पुरुष मैं जानती नहीं, वो एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आत्मीय। इसके पहले जो भाषण बहुत अच्छा किया था हमारे DG थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अंदर की ताकत, ये बाहरी अंतरूप सुंदर हो, आप ब्यूटी विद ब्रेन्स, ओनली ब्यूटी, नो ब्रेन्स, ब्लॉन्ड, थिंकिंग ब्लॉन्ड, ऑरेंज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किस रूप से आगे बढ़ना चाहते हो। मैं इसके भी विरोध में हूं कि आपको पुरुषार्थ करना है। हर वक्त एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। मुझे समझ नहीं आता है पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का अर्थ 2 रूप से, फेमिनिस्ट होगा तो वो ये कहेगा कि पुरुषों के रूप से जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं होता कि आप किस रूप से परमार्थ करते हो, लड़ते हो और आगे बढ़ते हो। क्योंकि पहले पुरुष थे कुछ जमाने में युद्ध भूमि में, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा जाता होगा। आई ऑलवेज फील it's waste of a woman to try to be a man. She can be a beautiful woman. और अभी मुझे लगता है अंत में उस लड़की ने कहा था, मेधा, उन्होंने कहा था कि फूल भी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, कुछ कहा था। हम लोग हर वक्त युवा मोर्चा में जब मैं थी तो हम कश्मीर तक गए थे, मैं असम, तमिलनाडु, बहुत जगह काम कर चुकी हूँ, मुंबई महाराष्ट्र छोड़ के। तो वहाँ हम जाते थे, हम चिल्लाते थे हर भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं में, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तो सुषमा जी ने एक बार रुका दिया, मुझे कहा बेटे ये क्या चल रहा है। नहीं हम दिखा रहे हैं हमारी आंतरिक ताकत, महिलाएं कोई फूल नहीं है, हम तो चिंगारी हैं। वो कह रही हर वक्त जलती क्यों हो तुम महिलाएं, ये कहो फूल भी हो, चिंगारी भी, मैं भारत की नारी भी। तो इस रूप से मैं फूल भी हूँ, मेरे में वो कुशलता है, मैं सॉफ्ट हूँ, आई एम सॉफ्ट एंड हार्ट, जैसे कहा था एक भाषा में कि मेरे में दिल में वो स्वभाव है। मैं माँ हूँ, मैं जल्दी दहल जाती हूँ। मैं जब अभी एसिड सर्वाइवर को देख के मेरा दिल दहल रहा था कि मुझे एक छोटी 2 साल की बेटी है। मैं ये सोच रही थी कि मैं किस रूप से इसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लाऊं और पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा काम है रेजोल्यूशन बिल लाना, उसमें काम करना, एक अच्छी व्यवस्था लाना, उसमें काम करूं। तो मुझे लगा ये मैं कुछ कर दिखाऊं कि इसके लिए मैं प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन बनाऊं कि ये एसिड जब काउंटर्स पे मिलता है, हाँ लड़कों को समझाना चाहिए सब होना, लेकिन काउंटर पे एसिड मिलता ही कैसे, ये बिल्कुल बैंड है। ये छोटी बातें होती हैं, तो महिलाओं में वो दिल में क्षमता होती है। मैं हर वक्त कहती हूँ और सब जगह कहती हूँ कि हमारा देश एक कल्चरली बहुत अलग वास्ट देश है, पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। उत्तर पूर्वी राज्यों में अलग बातें होती, दक्षिणों में अलग होती, हमारी अलग होती हैं, लेकिन हम एक संघित देश है। लेकिन हम बहुत चीज़ों से टूटे हुए भी हैं, धर्म है, जाति व्यवस्था है, भाषाएं हैं। लेकिन मैं एक बात पे कहती हूँ, हर पुरुष धर्म, जाति, व्यवस्थाओं में, भाषाओं में बहुत बटा होता है, लेकिन मैंने महिलाओं में देखा है, वो माँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, वो चिंगारी होती है, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, अन्नपूर्णा होती है, शक्ति होती है। लेकिन महिला की जात और धर्म सिर्फ एक होता है, वो होता है महिला। महिला कभी जाति धर्म में ये हिंदू महिला है, मुसलमान महिला है, महिला महिला होती है। महिला के उत्पीड़न पे हम बात करते हैं, ये नहीं कहते कि उस मुसलमान महिलाओं को तकलीफ हो रही है
हिंदू महिला को तकलीफ होती है। महिला एक ऐसी जाति धर्म के रूप से आगे, हम पुरुषों को वर्गीकरणों में डालते लेकिन महिलाओं को नहीं डालते। ये एक ताकत महिलाओं में, ऐसे मुझे लगता है। परसों महिलाओं के सशक्तिकरण पे लोकसभा में भाषण हुआ, आप जरूर देखिए यूट्यूब में, मुझे समय बहुत कम मिला, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने वहां पे उठाया था। हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बैठी हुई थी और मैंने ये कहा, वी आर टॉकिंग फॉर ह्यूमैनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट अ वुमन शुड डू, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग शुड डू। हर महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे उत्पीड़न की तकलीफें होती है। ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस आगे जाए, लेकिन महिलाओं के क्या करें? वी हैव नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन, जिससे हम किसी की भी तकलीफ हो तो उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, उन पे केसेस हो सकते हैं। लेकिन जो वुमेन कमीशन जो है, उसको ना दांत है, ना नाखून है, ना कुछ है, सिर्फ वो कमीशन बनी हुई है। तो मैंने ये पार्लियामेंट में मांग की है और उसका कैबिनेट में विचार किया जा रहा है कि विमेन्स कमीशन भी नेशनल राइट ह्यूमंस कमीशन के बराबर अपनी ताकत की इस देश में बने। यही काम मुझे करना है, मुझे आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन मैंने काम जरूर करना है। रहा मुद्दा आरक्षण का, मैंने अपना राजनीतिक भाषण तो कम कर दिया क्योंकि मेरा समय भी कम दिया, मुझे वो सुनना नहीं है यहाँ की बेल। लेकिन रहा मुद्दा आरक्षण का, यहाँ पे मैंने ये देखा है, यहाँ पे लड़कियां कितनी, हाथ ऊपर ऊपर कर सकती हैं आप? अरे बाप रे, आरक्षण के मुद्दे पे मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगी, आप उसको लीजिए ना लीजिए, मुझे लगता है एसएमएस में उस पर सपोर्ट हो ना हो होता है। आरक्षण ये मुद्दा रक्षण करने का होता है, आरक्षण करने का होता है जाति प्रजाति के लिए, अपने देश में अपने घटना में लिखा हुआ है, इट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। महिला आरक्षण ये विधेयक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, 1999 में हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये महिला आरक्षण का मुद्दा आगे बढ़ाया था। उनकी इच्छा थी कि महिलाओं को एक अच्छा दर्जा मिले लोकसभा में और देश भर में। और जब मैंने वो बिल पढ़ा, तभी मैं छोटी थी, मुझे इतना समझता नहीं था उसमें बारीकाएं क्या है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लकूनाज है जो डिस्कस करने चाहिए, उस रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी मैं कहती हूँ। लेकिन आरक्षण का मुद्दा सिर्फ मेरे में, आप जैसे बच्चियाँ यहाँ पे आके पढ़ रही है, आपको MIT ने इतना अच्छा मंच दिया है, यू गॉट अ प्लेटफॉर्म एट MIT। लेकिन इस मंच को आप जैसी 100, 200, 500 बच्चियों को ये मंच मिला है। ये मंच हर गांव में, हर देश में पहुंचना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए महिला आरक्षण के विचार किया। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हुए, माइथोलॉजी, विचार, शक्ति पे भी बोला गया, शिव और शक्ति। मैं खुद शिव उपासक हूँ। मैं शिव उपासक इसलिए हूँ, आप सोचेंगे, आप मुझ पे हंसेंगे, मैं शिव उपासक क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मेरी माता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि आप शिव भगवान की पूजा करो, ये करो, वो करो। मैं शिव उपासक इसलिए हूँ कि शिव ने शक्ति को अपना आधा हिस्सा समझा। द जेंडर इक्वालिटी स्टार्टेड फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, इसलिए मैं शिव उपासक हूँ और ऐसे भगवान पे मैं विश्वास रखती हूँ जो जेंडर इक्वालिटी पे रखे। अभी इसके बहुत सारे कारण, उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उस कारण से मैं शिव से जुड़ी हुई हूँ, जिन्होंने शिव और शक्ति एकत्रीकरण हर रूप से अपनी ताकत पूरे विश्व में दिखाई। सीता है कहीं, कहीं पार्वती है, कहीं द्रौपदी है, कहीं रानी झांसी की लक्ष्मीबाई है, कहीं आप नीचे उतर के आओ तो जब फ्रीडम मोमेंट हुई, फ्रीडम स्ट्रगल, उस फ्रीडम मोमेंट में भी बहुत सारी महिलाओं ने इक्वली भाग लिया था। लेकिन जब इस देश को हमने सुजलाम सुफलाम देखा, एक डेमोक्रेसी कर से, अ फ्री कंट्री वी सॉ, इन दैट फ्री कंट्री सडनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ women till 1947 which was almost equally together with men, कहीं ना कहीं वो कम होता गया। और उस घटनाओं को मैं हर वक्त पुरुषों को की जिम्मेदार रखूं? मैं महिला हूं, मैं मेरे साथ महिला सेक्रेटरी भी नहीं रखती हूं। मैं महिला हूं तो मैं मेरे साथ महिला ड्राइवर भी नहीं रखती हूं। मैं महिला हूं तो मेरे साथ मैं रिसर्च के लिए महिलाएं भी नहीं रखती हूं। मैं अपनी भी खामियां उसमें ढूंढूं। मैं ये हर वक्त पुरुषों पे जिम्मेदारी डालूं कि पुरुषों ने क्या किया, पुरुषों ने राजनीति कैसे की। मैं ये नहीं कुछ क्यों नहीं सोचती हूँ कि मैं महाजन हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं एक घर से आई हूँ, मैं और 4 लड़कियों को अपने साथ ले चलूँ। और जब मुझे इसका विचार हुआ तो उस सशक्तिकरण से हम आगे बढ़े। बस इतना ही कहूँगी मैं, मेरे 5 मिनट आपने खाए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, 33% आरक्षण 10 साल के लिए हो या 20 साल के हो, आज उसकी हमें ज़रूरत है। ये उदाहरण देने की ज़रूरत है कि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। इस देश के इतिहास में पहली बार बहुत सालों बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक ऐसी सक्षम सरकार बनी है कि हम महिला आरक्षण बिल ला के पास करेंगे। इस रूप से ताकत हमें मिली, वो भी इतिहास हम करेंगे। बस उसमें कोटा वर्सेस कोटा, कोटा इन बिटवीन कोटा, ये बहुत राजनीति होगी, जनता ना जनता, ये परिवार वो परिवार के रूप से। बस अंत में इतना ही कहूंगी,
कि 10 साल का आरक्षण होगा, आरक्षण छूट जाएगा, किसकी बेटी, किसकी बीवी, पुरुष के पीछे महिला, महिला के पुरुष पीछे, बहुत सारे भाषण हुए, लेकिन अंत में हम कहाँ तक पहुँचते हैं? और सबने वही कहा है, कॉन्शियस पे। हमारा मॉरल कॉन्शियस, हमारा पॉलिटिकल कॉन्शियस, हमारा विचार कि इस महिला आरक्षण के बाद बचे हुए समय में जब आरक्षण उठ जाएगा, कहीं एससी महिला होगा, कहीं एसटी होगा, कहीं ये होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर से पुरुषों को हम वो ज़्यादा देंगे और उस रूप से लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के रूप से तो मैं इतना कहूँगी, क्योंकि मैं एक पार्टी की दल की सांसद हूँ, कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हम सब साथ में विचार करें कि हमें कॉन्शियस क्या कहते हैं, हमारे विचार क्या कहते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग क्या कहती है। और क्योंकि वालिया ने बहुत अच्छा शेर मारा, तो मुझे भी 2-4 शेर याद है, क्योंकि हमारी भी युवा मोर्चा में यही बातें थी। मैं उसके पहले क्षणिक रूप से एक बात कहूंगी। महिलाओं के विधेयक पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तभी जावेद अख्तर जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही कि बेटा पूनम, हम लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे, तो बेटा पूनम, जब बेटा होता है तो हम लड्डू देते हैं। शिवाजी ने कहा था साहब ने कि मेरी बेटी हुई तो मैं बहुत खुश हुआ था। तो जब बेटा होता है तो हम कहते वाह 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 भाई वाह, बेटा हुआ है। लेकिन बेटी हुई तो हम क्यों कहते हैं लक्ष्मी हुई? हम हर वक्त बेटी को इस रूप से क्यों देखते हैं? किस रूप से हम उसका विश्वास करते हैं? बेटी हुई क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी हुई, ये हुई, वो हुई, क्यों नहीं? बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी हुई। और मुझे बात बहुत भाई, तो मैं इतना ही कहूंगी अपनी महिलाओं से, अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से, यहाँ पे आपके बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है, कोई उदाहरण नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, या हम बहुत पीछे पड़े, ऐसे भी कुछ नहीं है। बस 33% आरक्षण इस देश की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जाके हम आगे बढ़े, और हम करके दिखाएंगे, ये हमारा काम है। लेकिन आप सब बाहर निकले, और आप बाहर निकले हैं, इस देश का भवितव्य हर एक बैठा हुआ यहाँ पे बच्चा, युवा तय करने वाला है। आपका भवितव्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि हर एक यहाँ पे बैठे हुए आदमी का भवितव्य वही इस देश का भवितव्य होगा। इसलिए इस राह पे आप साथ निकले। मैं महिलाओं को और सबको यही कहूंगी कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है भाई जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलिए, दरवाजा बनाइए। किसी ने कहा, मैं तो कहूँ दरवाजा तोड़ दीजिए और अपने रूप से अपनी ताकत दिखाइए। मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा इतना सम्मान किया और मुझे समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जननी को, धरती माँ को नमन करते हुए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम महाजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। और अब वक्त हुआ है क्वेश्चन आंसर्स का, आपके सवालों का और हमारे मुख्य वक्ताओं के जवाबों का। आइए जरा पहला सवाल लें। चिन्मय काले पुणे से पोडियम नंबर 4 से अपना सवाल पूनम महाजन जी के लिए करना चाहते हैं। चिन्मय काले, पोडियम नंबर 4। पूछिए अपना सवाल। Hello, ma'am. My question is this, that always a women representative is a modern woman, considered as a modern woman. But where are the, in government policies or some voting process, where are the remote, women in the remote areas or rural areas considered? And why don't the government policies regarding to women reach out to each and every root level of our country? Thank you, Ms. Kale. You're one of the representative of women and the young women. मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, there is, if you see a member of parliament who are representing a lot of places in far east, UP, Bihar, they come from a very small villages. There's one lady, Rama Devi, who's a teacher, and I would like to give her example. I think she's the 3rd or 4th time member of parliament from Bihar. And she's a teacher. She lives in a Naxalite area and puts forward her issues so strongly. Yes, we need more representation, but we do have very strong representation. It's maybe I am here, I am modern, but my thoughts are not that modern also. It just, we are putting forward what we want. And modern, being modern, non-modern is not the thing. It's about your thoughts, how strong they are. I always say कि we should not look at the westernization, we should look at modernization. और उस रूप के विचारों के रूप से we do have presentations, and I think we should cut down many policies and get better policies to go forward. और अगला सवाल हम लेंगे, और मेरी गुजारिश आप सबसे यही रहेगी कि छोटा सवाल पूछें, एक छोटा सा जवाब, ताकि हम ज्यादा सवाल ले सकें। विक्रम वी पोडियम नंबर 1 से, तेलंगाना से आते हैं। विक्रम वी अपना सवाल पूछेंगे पोडियम नंबर 1 से।
मेरा नाम विक्रम है, मैं स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का छात्र हूँ। मेरा सवाल है कि वाई देर इज नो कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप? I'm raising this question. Thank you, Vikram. You're from Telangana. I'm raising this question in Parliament, and I will be putting a private member's resolution. There will be because I understand as a woman, if someone even looks at you, how you feel. And I'm in the state, I come from a city which is much safer than Delhi. And when I'm in Delhi, I understand, though I'm a member of Parliament, I have really seen, I myself have suffered many instances of teasing. So I understand that, and capital punishment for rape, yes, we support it, but that has to be discussed, and I will be putting the private members bill towards it. और अगला सवाल हमारी मैम के लिए, लीला जी के लिए। बरखा जैन उज्जैन से आती हैं, पोडियम नंबर 4 से अपना सवाल लीला जी के लिए पूछिए। बरखा जैन, पोडियम नंबर 4। नमस्ते मैम, मेरा सवाल है कि आज समाज में सभी कहते हैं कि नारी के विकास में समाज की मानसिकता बाधक है, तो क्या यह 33% आरक्षण पूरे समाज की मानसिकता को बदल देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। मैंने तो पहले ही कहा मेरे स्पीच में कि 33% रिजर्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। द एटीट्यूड ऑफ पीपल, द सोसाइटी, they have to change if we have to change anything that the women need and deserve. 33% reservation is not a solution. I'm sorry, I add to it. Though it's not a solution, ma'am, I always feel everything is a start, and we should look forward to a start. Ma'am, I just would like to argue with you on this. There is so much. See, without reservation, there is hardly any women in the parliament. How many women are there in the parliament? We have more, actually. I agree. They are not more than 33%. There are hardly 10 to 15% women in the parliament. That's why I'm saying 11% women are representing. Exactly. I'm not saying that, we need more women to be confident to come out and be in the parliament, not because they are reservation. They should be confident to go on, and that confidence will come. That confidence will come only through educating, empowering women through education, technological empowerment and psychological empowerment. चलिए राहुल जी से हम अनुरोध करेंगे कि एक डिबेट भी करवा लिया करें। भारतीय मैंने कहा मुझे उसके लिए पेमेंट भी दिलवाया करे, मैंने शुरुआत कर दी थी। नहीं, मुझे डिबेट नहीं करनी है, मुझे खाली कहना है कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी talking about the base, I'm talking on top. Everything we have to meet somewhere in the life. So I completely support that. I wish she could have supported me also. चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये डिबेट खत्म नहीं होगा, आगे चलेगा। अभिषेक, आपको मेरा सपोर्ट का जरूर नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जागव रायचूर से सवाल पूछेंगे लीला पूनावाला जी के लिए। सवाल है पोडियम नंबर 3 से। Hello madam, I am Abhishek Jadhav from University of Agriculture Sciences Raichur. I am having a question for you. Is a tool of 33% for women empowerment making an formality or applied in reality? If applied, is it really required? If not required, how will you remove such reservations? I come back again that I have said that this 33% reservation has been made kind of a political issue rather than actual in reality. I am of firm opinion that it is not reservation that will help the women to come forward. It's the women themselves who have to step forward, empower themselves and go ahead in life. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद अदा करेंगे। और अब वक्त है रेजोल्यूशन का प्रस्ताव को पारित करने का। भारतीय छात्र संसद के इस मंच से मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी देवेंद्र को। वो पढ़कर सुनाएंगे आपको आज का प्रस्ताव और आपको करना है वोट। 5वीं भारतीय छात्र संसद में एकत्र हुए हम समस्त छात्र नेता सभी राजनीतिक दलों को यह आह्वान करते हैं कि महिला नेतृत्व को उभारने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें और हम उन सभी महिला नेताओं से
अनुरोध करेंगे कि वे शक्ति की धारणा को पुनः परिभाषित करें और जन सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून का शासन और जनता की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें। We the student leaders assembled here in the 5th Bharatiya Chhatra Sansad hereby appeal to all political parties to give space to women to emerge as leaders. We further appeal to all women leaders to redefine notions of power and focus on public amenities, education, healthcare, employment, rule of law, and public safety. To support this resolution, SMS BCS 3 space Y. To oppose this resolution, SMS BCS 3 space N and send your views on 9212148888. प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए टाइप कीजिए BCS 3 space Y. प्रस्ताव का विरोध करने के लिए टाइप कीजिए BCS 3 space N और आपके व्यूज को भेजिए 9212148888 पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपको सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। बड़ी संख्या में वोट कीजिए। एक बार फिर से मैं नंबर पढ़ता हूं 9212148888। प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए टाइप कीजिए BCS 3 space Y। प्रस्ताव का विरोध करने के लिए टाइप कीजिए BCS 3 space N and send your views on 9212148888. Participants, you may also feel free to use our social media booths which are there on both sides of the pandals, and do share your views on Facebook and Twitter. Please do also feel free to tweet to the young, dynamic and energetic Poonam ji who is with us. Her Twitter handle is Mahajan_Poonam. You may hashtag your tweet with numerical 5, 5th BCS. Hope all of you have voted. You know, we are through 1 minute. There's just 1 minute remaining. तो बड़ी संख्या में आपके वोटों का हम इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 54, 53, 52, 51 और 50 सेकंड आप देख रहे हैं। सुई बहुत तेजी से जा रही है और हम आपको याद दिला दें कि ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद लंच ब्रेक है, लेकिन उसके तुरंत बाद ठीक 2 बजे हम अपना अगला सत्र शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि इस सत्र में आप सुबह की तरह थोड़ा लेट ना आए, समय पर आएँ और इस सत्र में भाग लें। टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी अंडर सीज, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये हमारे सत्र का विषय होगा और इस समय आप वोट करिए और हमें बताइए अपनी राय। Hope all of you have voted. Last 15 seconds. So let's do the countdown. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the results are out. 66.9% vote in favor. Give yourself a big hand, guys. तो 66.9% से हमारा ये वोट आप तक पहुंचा है आज के प्रस्ताव पर और इसके साथ ही ये सत्र हम खत्म करते हैं। अपने सभी विशिष्ट मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और 2 बजे एक बार फिर से हम यहाँ हाजिर होंगे एक नए सत्र के लिए जिसका विषय होगा लोकतंत्र के मंदिर क्या संकुचित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आप सबका इंतजार रहेगा ठीक 2 बजे। Students from Jammu and Kashmir are requested to meet Professor Sapna outside the Pandal gate near Medical Health Center. Student leaders from Jammu and Kashmir, please meet Professor Sapna Sahuji outside the Pandal gate near Medical Health Center. I repeat, students from Jammu and Kashmir, please meet Professor Sapna Sahuji near the Pandal, outside the Pandal gate near Medical Health Center.